Assalamu alaikum dear students. We are studying the chapter number 8 of biology class ninth, which is bioenergetics, and today our topic is about the mechanism of cellular respiration. मैकेनिज़्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं और उसमें हमने इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक देख लिया था जिसमें हमने जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की थी और उससे जो है वो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए थे। अब जो पायरुविक एसिड की जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो उसके लिए जो है एक साइकिल इस्तेमाल होता है जिसको हम क्रैब साइकिल का नाम देते हैं। अब जब जो है दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और आपको पता है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल हैं अब ये ट्रांसफ़र होंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ पर इनकी फर्दर जो है ब्रेकडाउन की जाएगी। अब जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं वो एज इट इज़ जो 3 कार्बन कंपाउंड की सूरत में जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं होते। उनको आने के लिए एक कैरियर चाहिए जिसके लिए वो कोएंजाइम ए का इस्तेमाल करते हैं और और कोएंजाइम ए जो वो क्या करता है कि वो 3 कार्बन वाले एक पायरुविक एसिड की जो है वो ब्रेकडाउन करता है और उसमें से एक कार्बन रिलीज़ होता है और वो उसको तब्दील कर देता है 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में। अब जब एसिटिक एसिड जो है वो साथ कोएंजाइम ए के मिलता है तो वो बना देता है एसिटाइल को ए। अब जो कोएंजाइम ए है वो एक टाइम में जो है वो 2 कार्बन को जो सेल के साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आ रहा होता है। तो इसी तरह जो है वो कोएंजाइम ए दूसरी दफ़ा भी सेल के साइटोप्लाज्म में से एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करा के तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर आएगा और वहाँ पर जो है वो अब एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो आ जाएंगे और उसके रिजल्ट में आपको पता है कि जो जब पहला एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल हुआ था तो उसके रिजल्ट में कार्बन रिलीज़ हुआ था और जब दूसरी दफ़ा एक पायरुविक एसिड जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा तो दूसरी दफ़ा भी ये कार्बन रिलीज़ होगा। तो ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जो है वो जो रिलीज़ हो जाएगा। अब हम और उसके अलावा जो लो एनर्जी कंपाउंड्स हैं जिनमें NAD है और FAD है वो क्या करेंगे कि वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स NADH और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ में जो लो एनर्जी कंपाउंड ADP था वो दोबारा से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो कोएंजाइम ए था वो क्या कर रहा था कि वो जो ग्लाइकोलाइसिस के वो सेल के साइटोप्लाज्म में से जब पायरुविक एसिड को एसिटिक एसिड में तब्दील करके तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आ रहा है तो वो हर दफ़ा एक ATP के मॉलिक्यूल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए इस क्रैब साइकिल के अमल में जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अलावा जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं। तो इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं एक दफ़ा। व्हेन ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल द मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मूव्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही सारा अमल होना है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के वो साइटोप्लाज्म से आप मूव करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। हियर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। हम यहाँ पर जो है वो रिएक्शंस होंगे जिनको हम क्रेब्स साइकिल का नाम देते हैं और इसको जो है एक बरतानिया के साइंसदान थे जिनका नाम सर हैंस क्रेब्स है, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। बिफोर क्रेब्स साइकिल ईच पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADH। अब जो ये मैंने आपको बता दिया है एक्सप्लेन करके कि जो क्रैब साइकिल में जाने से पहले या मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने से पहले पायरुविक एसिड जो है वो टूटेगा और उसमें से 2 कार्बन जो है वो रिलीज़ होंगे। 2 कार्बन पायरुविक एसिड जो है वो आपको पता है कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन में से जब टूटेगा तो ये कन्वर्ट होगा 2 कार्बन वाले एसिटिक एसिड में। अब एसिटिक एसिड के पास 2 कार्बन है और ये क्या करेगा कि अपने साथ एंजाइम को मिलाएगा जिसको हम कोएंजाइम ए कहते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब जो कोएंजाइम ए है ये क्या करता है कि ये ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल करता है जब उसने एक एसिटिक एसिड को अपने साथ कंबाइन करके तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाना होता है। और उसके अलावा फिर ये जब 2 कार्बन रिलीज़ हो जाएंगे इसके रिजल्ट में तो वो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और साथ में जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड बनेगा जिसको हम NADH कहते हैं। अब NADH जो है वो NAD से बनेगा। NAD जो है वो लो एनर्जी कंपाउंड है और वो क्या करेगा कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई एनर्जी कंपाउंड में।
In Krebs cycle, the acetyl coenzyme A is completely oxidized to the carbon dioxide. अब यहाँ पर उसने बता दिया है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसकी जब ब्रेकडाउन की जाएगी तो उसके रिजल्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए की जो ब्रेकडाउन हुई है उसके रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एडीपी से एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होगी. और इसके अलावा एनर्जी रिच जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट और फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो कहते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे. रिड्यूस होने का मतलब है कि उनके अंदर जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शामिल हो जाएंगे और वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे. ये समरी है क्रैब साइकिल की, जिसमें आप देख रहे हैं कि परविक एसिड जो है वो 3 कार्बन वाले जो है वो 2 कंपाउंड जहाँ पर इस्तेमाल होंगे. उसके बाद जो है वो कोएंजाइम ए जहाँ पर जो है वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट बनेगा. तो कोएंजाइम जो है वो क्या करेगा कि परविक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और एसिटिक एसिड के साथ जो है वो कोएंजाइम ए मिलेगा तो उसके रिजल्ट में क्या निकलेगा, क्या बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब यहाँ पर जो है वो लो एनर्जी कंपाउंड एन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो क्या करेगा कि हाई एनर्जी कंपाउंड एन में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करके तो एन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है. अब आप देख रहे हैं कि साथ में जब एसिटाइल कोएंजाइम ए है जब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद जो कोएंजाइम ए है वो अब एसिटिक एसिड से अलग हो जाएगा. तो एसिटिक एसिड की जो क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी और उस ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में जो है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहे होंगे. क्योंकि एक एसिटिक एसिड जो है वो आ रहा होगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दूसरा एसिटिक एसिड आ रहा होगा तो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. तो इस तरह 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएंगे. उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो एनर्जी कंपाउंड जो है वो 3 मॉलिक्यूल जो है वो निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के हैं. ये क्या करेंगे कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स अब्जॉर्ब करेंगे और दोबारा से हाई एनर्जी कंपाउंड्स में तब्दील हो जाएंगे. इसके अलावा जो एडीपी है, लो एनर्जी कंपाउंड है, ये भी क्या करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो एटीपी बन जाएगा. अब फ्लेविन एडिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके अंदर इसकी भी रिडक्शन होगी, इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंटर होंगे और ये हाई एनर्जी कंपाउंड FADH2 में क्या तब्दील हो जाएगा. अब लास्ट स्टेप है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. तो हम देख रहे हैं कि जो ही जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं तो फिर उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरना होता है. तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज़ करते हैं. उस एनर्जी को हम जो है वो ATP बनाने के लिए और NADH2 बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे. तो अब हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज़्म है, ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके अंदर ये सारा रिएक्शन जो है वो चलेगा. जो क्रेब्स साइकिल था वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ITC चेन है ये अब इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि NADH है और दूसरा FADH2 है. अब ये जो 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं ये एज इट इज़ जो सेल है वो उनको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल की एनर्जी करेंसी है उसको हम ATP कहते हैं. तो इसलिए NADH मॉलिक्यूल को ATP में ही जो है वो इसकी ब्रेकडाउन करके तो इसकी एनर्जी को ATP बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. और इसी तरह फिर DH2 जो मॉलिक्यूल है इसको भी ब्रेकडाउन करके इसकी ऑक्सीडेशन करके तो यहाँ से एनर्जी रिलीज कराई जाएगी और वो एनर्जी जो है वो ATP बनाने के लिए इस्तेमाल होगी. तो अब आप देख सकते हैं कि NADH जो है वो हाई एनर्जी कंपाउंड है. जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेगा तो उस गुजरने के दौरान जो है वो इसके अंदर से इसके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और साथ में जो है वो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे. तो जो 3 हाई लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे ATP के वो कन्वर्ट हो जाएंगे 3 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP में. इसके अलावा जो ऑक्सीजन जो है जहाँ पर जो रिलीज़ हो रही है वो जो प्रोटॉन्स ये NADH से रिलीज़ हो रहे हैं उनके साथ वो कंबाइन करके तो वाटर मॉलिक्यूल्स की सूरत में जो है वो तब्दील हो जाएगी. और साथ में जो है अब ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो NAD लो एनर्जी मॉलिक्यूल में तब्दील हो गया है. अब आप दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पर देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो ये क्या है कि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है वो रिमूव होंगे, इसकी ऑक्सीडेशन होगी फिर DH2 की, और जो लो एनर्जी कंपाउंड्स थे ATP टू ADP मॉलिक्यूल वो अब फॉस्फेट अब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द 2 ATP में तब्दील हो जाएंगे. इस अमल के दौरान भी चूँकि जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है क्योंकि सारा रिएक्शन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में हो रहा है. तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी कि FADH2 में से जो प्रोटॉन रिलीज हुए हैं उनके साथ वो कंबाइन करेगी और वाटर की फॉर्म में तब्दील हो जाएगी. और जो FADH2 है वो अगेन लो एनर्जी
एनर्जी कंपाउंड जिसको हम FAD जो है कहते हैं उसमें तब्दील हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। दिस स्टेप अकर्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जहाँ क्रिस्टी के अंदर हो रहा होता है। ड्यूरिंग इट NADH and FADH2 change back to the NAD and FAD by releasing electrons and hydrogen ions। तो इस अमल के दौरान जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं वो अगेन ब्रेक डाउन कर जाएंगे और ब्रेक डाउन के रिजल्ट में उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे होंगे और प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे उतने ही प्रोटॉन रिलीज होंगे। द रिलीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड रिलीज द एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो इन हाई एनर्जी कंपाउंड्स ने रिलीज किए हैं वो क्या करेंगे, ETC चेन में से गुजरेंगे और जब ETC चेन में से गुजरेंगे तो वो अपनी एनर्जी वहाँ पर रिलीज करेंगे और इस एनर्जी को जो है वो ATP बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। At the end of the chain, electrons and hydrogen ions combine with the oxygen and form water। तो जब चेन की एंडिंग पॉइंट पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से, वो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन जो फ्रीली अवेलेबल है उसके साथ कंबाइन करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।